Hello everyone, my name is Raman and welcome to C Raman Luthra classes. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईएफएससी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन के पेपर 2 के बारे में। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पास्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में आपकी नोटिफिकेशन में सिलेबस को दे रखा है, हम उस सिलेबस को डिकोड करेंगे कि कितना कवरेज होना चाहिए, किस किस एरिया पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। अगर मैं आईएफएससी की मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये 13 अक्टूबर को यहाँ पर आपसे दो पेपर लिए जाएंगे। पेपर 1 जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के स्किल्स को टेस्ट करा जाएगा। पेपर 1 के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 को। पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर होंगे। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अगर पेपर 2 की बात करूं तो ये अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी है। ये ट्रिकी किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, चाहे वो बैंक्स हो, बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो पेंशन सेक्टर हो, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स खुद हो। अगर मैं टाइप एग्जामिनेशन के टाइप की बात करूं तो अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए पास्ट में, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो आईआरडीआई का हो, चाहे वो सेबी का हो, चाहे वो पीएफआरडीए का हो, और फाइनेंस स्पेसिफिक में बात करूं क्योंकि उसी सेक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो हर एक एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं फैक्ट बेस्ड आया था। फैक्ट बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने वो पर्टिकुलर स्कीम, आपने वो पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन आया, जो रेगुलेशन है, अगर उसको पढ़ रखा है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मॉनेटरी लिमिट्स, डेट वगैरह इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फोकस कवरेज पे होना चाहिए कि कितनी ज्यादा बातें आप कवर कर सकते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सेबी का एग्जामिनेशन अभी लेटेस्ट में हुआ, तो इसमें 19-20 क्वेश्चन फाइनेंस से है। सिर्फ एक क्वेश्चन था डेरिवेटिव चैप्टर से जो थोड़ा सा लॉजिकल था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे। आईएफएससी का भी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ था वो भी फैक्ट बेस्ड हुआ था। अलग अलग मॉनेटरी लिमिट्स, यूनियन बजट से काफी क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक सर्वे से काफी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे मेहनत का रिक्वायरमेंट है। आप कितना कवरेज कर सकते हो चीजों को, तब हम समझेंगे सिलेबस के बारे में कि कितनी बातें आपको पढ़नी चाहिए, कितना डिटेल्स में आपको जाना चाहिए। चलिए, अच्छा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आपको बैंकिंग को पढ़ना है, तो सारी की सारी बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकलती है और कुछ रेफर नहीं करना। अगर आपको कैपिटल मार्केट को समझना है तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट से सारी बातें निकलती है, सारे टीचर्स वहीं से पढ़ाते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर को पढ़ना है तो आईआरडीआई की वेबसाइट, अगर आपको पेंशन सेक्टर को समझना है तो दो वेबसाइट है, एक पीएफआरडी की वेबसाइट, साथ ही साथ एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम की वेबसाइट। अगर आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को समझना है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट पर सारी बातें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोलूं आपके एग्जामिनेशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बोलूं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो 50 क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में, आप मान के चले 10 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे जो पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का तो एक एग्जामिनेशन हुआ है, तो वहां से कैसे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, आपको उन सारे एग्जामिनेशन की आंसर की को इकट्ठा करना है। आपको हर एक बैंकिंग सेक्टर का जो एग्जामिनेशन है उसकी आंसर की को पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होंगे। साथ में अगर सेबी की बात करें तो यहाँ पर भी फाइनेंस के क्वेश्चन आते हैं। हर एक सेबी के एग्जामिनेशन में जो फाइनेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पढ़ना है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के एग्जामिनेशन में अगर फाइनेंस के क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। आईआरडीआई इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ है, इंश्योरेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। पीएफआरडी की बात करें तो उसमें पेंशन सेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। एनपीएस का एग्जामिनेशन होता है, इसमें पेंशन सेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ये बेसिक है। आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से हिट करेंगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, क्या पता सीधे क्वेश्चन आपको दिखे। तो पीवाईक्यू यहाँ पे एक टास्क है जो आप सभी को मैं दे रहा हूँ। जितने टेस्ट मेरे पास पड़े, जितने आंसर की मेरे पास पड़ी है, जैसे सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस, इनकी मेरे पास पड़ी है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ बड़े सारे ऐसे भी एग्जामिनेशन है जो हम नहीं करवाते, तो इसके रिस्पेक्ट में आप कमेंट करेंगे और मैं कमेंट को मतलब कंपाइल करूंगा, जिसमें अलग अलग एग्जामिनेशन की आंसर की के बारे में जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है वो आप प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी इस वीडियो को देखने आ रहा है बाद में, तो उसको ये तो मिल जाए ना कि पीवाईक्यू के इतने मतलब हमारा चंक है जिसको उसको कवर करना है, सारे के सारे क्वेश्चन वो कवर करके जाएगा।
ठीक है जी, चलो ये आपके ऊपर है। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। अगर सिलेबस की बात करें नोटिफिकेशन में, तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको आईएफएससी के एक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है। एक्ट से अथॉरिटी निकल कर आई है, और आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कितने हैं, कितने टाइप के हैं, कितने फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स खुले हैं, बैंक्स कितने खुले हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कितने रजिस्टर हुए हैं, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये बेस्ट सोर्स होता है एनुअल रिपोर्ट का, बट इस साल की एनुअल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, बट इनके क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन आती है, आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आईएफएससी की एक्ट की बात करें, तो यहाँ से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। इजी है, छोटा सा एक्ट है, आराम से आप कवर कर सकते हैं। एक्ट से कुछ निकल कर आते हैं रूल्स। रूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ कमेटीज वगैरह बनती है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आईएफएससी एक्ट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन आती है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जो इस बार का बजट है, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी से रिलेटेड है, चाहे इसमें टैक्स के प्रोविजन हो, वो सारे के सारे आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं, रट्टा लगाना है। इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की बात करें, तो यहाँ पर जो अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन है, कौन चेयरमैन, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कितनी कमेटीज बना रखी है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, तो वो सारे आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद अगर गिफ्ट सिटी की बात करें, तो गुजरात के अंदर एक सिटी को बनाया गया, स्मार्ट सिटी को बनाया गया। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ में अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की बात करें, तो ये गुजरात के SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाया गया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कुछ पावर्स को, जो अप्रूवल्स वगैरह था, पहले वो SEZ के पास था कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को सेटअप करना है, तो SEZ से अप्रूवल लेने पड़ते थे, जो कि अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को दे दिया गया है। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, SEZ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अब आईएफएससी में जितनी भी एंटिटी रजिस्टर्ड हुई है, चाहे वो बैंक हो, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी या फिर और भी कुछ हो, ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी की बात करें, तो एक ही है, आपको पता होना चाहिए वो एक कौन है और उसका नाम क्या है। ठीक है। इसके बाद आता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर। इसके अंदर आपको सिर्फ एक रिपोर्ट को पढ़ना है, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है। ये साल में 2 बार आती है, मार्च में एंड सितंबर में। तो अभी वेट करेंगे सितंबर की रिपोर्ट जब आ जाएगी, उसी रिपोर्ट को आप पढ़ के जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद आता है यूनियन बजट, उसके कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपने एग्जामिनेशन प्रीवियस में दे रखा है, तो ढेर सारे क्वेश्चन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से आए थे, तो इसको डिटेल में पढ़ना है, कोशिश करेंगे। अगर आप यूनियन बजट के किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को ना पढ़ के, अगर आप एक बार जो बजट की स्पीच है उसको पढ़ सके, तो काफी अच्छा रहेगा। सेम विद इकोनॉमिक सर्वे, जो डिटेल्ड गवर्नमेंट की साइड से इंफॉर्मेशन आती है, अगर आप वो पढ़ सकेंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी, चीजों को समझेंगे गूगल कर करके। इसके बारे में अगर आप मेरे कोर्स की बात करें, तो ऑब्वियसली जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबके नोट्स, एमसीक्यूज एंड लेक्चर प्रोवाइड करे जाएंगे। इसमें भी कुछ चीजें जिसके लिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ नोट्स और एमसीक्यूज प्रोवाइड करे जाएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बजट के बाद बैंकिंग सेक्टर, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में है, तो टाइप्स ऑफ बैंक और कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड बेसल नॉर्म्स। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें पीवाईक्यूज भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बात स्टार्ट होनी चाहिए बेसिक्स ऑफ आरबीआई एक्ट से। एक्ट से ही पावर मिलती है, एक्ट में ही फंक्शंस लिखे होते हैं, वहीं से सारी बातें और किसी वेबसाइट पे कॉपी करी जाती हैं। तो अगर आप एक्ट को पढ़ने के केपेबल है, आपको रीड करना आता है, मतलब वो टेक्निकल लैंग्वेज को रीड करना आता है, तो आप एक्ट से बात को स्टार्ट करेंगे, और फिर जो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दे रखे उससे आप चीजों को थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ लेंगे। एक्ट से बात को स्टार्ट करके आप थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की बात आ गई, जो हमने टाइप्स ऑफ बैंक करे, उसके अंदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरआरबी, स्मॉल बैंक क्या है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यही बात को नीचे भी रिपीट कर रखा है। तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है, एनएचबी है, एनएबीएफआईडी है, ये 5 है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक डायरेक्शन लेकर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बस इन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री, क्या काम करते हैं, वो पता होनी चाहिए। इनकी स्पेसिफिक कोई स्कीम है, सिडबी की स्कीम है मुद्रा, वो सारे आपको स्कीम्स वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है। रीसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और इम्पैक्ट क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे, तो यहाँ पर जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि जो जो बैंक्स फेल कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो वो आप बता सकते हैं।
इसके बाद आईटी के रिस्पेक्ट में फिनटेक कंपनीज क्या कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। तो ये सारा फाइनेंशियल सेक्टर की अवेयरनेस के ऊपर आपके क्वेश्चंस चले जाएंगे। इसके बाद आता है नॉन बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनबीएफसी काफी अलग अलग टाइप की है। पीयर टू पीयर लेंडिंग आ जाता है इसमें। और भी ढेर सारी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स वाली कंपनीज है। ढेर सारी एनबीएफसी के टाइप आ जाते हैं और इसके स्पेसिफिक स्केल बेस्ड रेगुलेशन है। इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। उसके बारे में अलग अलग रेगुलेशन डाल रखे हैं। बेस लेयर है, मिडिल लेयर है या फिर टॉप लेयर है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स में जो डेवलपमेंट हुई है, बेस्ट है कि आप पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है उसको पढ़ लें। और उसके बाद जितने भी आपके डिजिटल पेमेंट्स के मेथड है उसके अंदर कितने लिमिट्स हैं, क्या उनका बेनिफिट है, यूपीआई है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, वो सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप्स है उनकी इन्फॉर्मेशन, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, उनकी कितनी लिमिट है, कौन दूसरे जो पेमेंट सिस्टम है उससे डिफरेंट है। ठीक है, आईएफएससी है। फिर आती है बात, जो बैंकिंग सेक्टर आपने इंडियन मार्केट के हिसाब से पढ़ लिया, उसके बाद आईएफएससी के जो रेगुलेशन दे रखे हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें जो बेसिक्स चीजें हैं साथ में मॉनेटरी लिमिट्स वगैरह है, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। इससे ज्यादा नहीं आपको करना। इसके बाद अगर मिसलेनियस पार्ट की मैं बात करूं, तो आरबीआई के सर्कुलर 6 मंथ्स के काफी है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम। अगर हम यहाँ पे आरबीआई की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी स्कीम्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा हो, स्टैंड अप इंडिया हो, एजुकेशन लोन हो, कोई भी स्कीम है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, कोई भी स्कीम है जिसपे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने ही देखने हैं फाइनेंस सब्जेक्ट के। साथ में कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हुआ है जिसके आपको क्वेश्चंस अवेलेबल है वो आपको देख के जाने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है सेबी। तो आपको स्टार्ट करनी है बात को सेबी के बेसिक एक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उससे, वहां से फंक्शन निकल कर आते हैं। फिर जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है सेबी के पास, रेगुलेटेड एंटिटीज है, जिसमें क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह आ जाते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आ जाते हैं, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मॉनिटरी लिमिट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के जो फंक्शन है, ग्रीन शो ऑप्शन के ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ चुका है। साथ में और भी कैपिटल मार्केट जब प्राइमरी मार्केट में इशू करे जाते हैं, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जब प्राइमरी मार्केट में इशू करे जाते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम इशू आता है पब्लिक के पास, फर्स्ट टाइम वो बोले सिक्योरिटीज आती है, जैसे शेयर इशू हो रहा है, आईपीओ आ रहा है, एफपीओ आ रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के अच्छे खासे इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स की बात करें तो इकलौता टॉपिक जो थोड़ा सा लॉजिकल है वो सिर्फ डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल, सेबी के एग्जामिनेशन में हर बार क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव के टॉपिक से। उसके बाद आता है स्पॉट एंड डेरिवेटिव मार्केट ऑफ प्रेशियस मेटल। इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, बुलियन वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। जो आईएफएससी का प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इसका सेपरेट मतलब सिलेबस में पार्ट दे रखा था, जिसमें अलग से क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे खासे बुलियन से। ठीक है, फिर आपको बाद में पढ़ना है आईएफएससी की रेगुलेशन जो कैपिटल मार्केट के स्पेसिफिक दे रखी है, बेसिक और जो मॉनेटरी लिमिट है सिर्फ उतना ही। फिर मिसलेनियस बात करें तो सेबी के सर्कुलर्स थोड़े से देखो, इसके डिटेल्ड और ट्रिकी सर्कुलर्स आते हैं, बहुत ही टेक्निकल सर्कुलर्स होते हैं। तो बेसिक लेवल के जो सर्कुलर्स है 6 मंथ्स के काफी हैं। साथ में सेबी की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है इस साल की, अगर ये पढ़ लेंगे काफी अच्छा रहेगा। सेबी की वेबसाइट जितना आप रेफर कर सके उतना सही है। फिर सेबी ग्रेड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं फाइनेंस के, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगला आता है इंश्योरेंस का सेक्टर। अब इंश्योरेंस के सेक्टर के बारे में थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे अच्छे खासे नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग बुक्स को रेफर करके या फिर जो एक्चुअरी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन दे रखे हैं इंश्योरेंस के बारे में, तो वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ना है, और जो इंश्योरेंस सेक्टर की स्कीम्स आ रखे हैं, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो डिफरेंट हो, वो आपको पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस, जो डिफरेंट एक्ट आए इंश्योरेंस के अंदर, आईआरडीआई एक्ट का बेसिक, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें 6 प्रिंसिपल आते हैं। लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, गुड फेथ के अंदर करना चाहिए, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन या फिर प्रॉक्सिमेट कॉज का इसके अंदर आपका प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल्स को आपको डिटेल में समझना है, एक आधा क्वेश्चन इन प्रिंसिपल से भी आएगा। अगर हम बात करें इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि यार देखो,
अगर मेरे को अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो मेरा एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना कि मैं अपने आप को सेव करना चाहता हूँ, मेरी हेल्थ को अगर कुछ दिक्कत आती है तो आगे जाके मेरे को पैसा मिलेगा। बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपने पड़ोसी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ? तो कह रहे ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, उसकी तबीयत खराब होने से आपको क्या फर्क पड़ता है, तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकते हेल्थ का, ठीक है ना। आप उसको अलग से पैसे वगैरह दे दो, वो अलग बात नहीं कर रहा मैं, बट आप उसके लिए कोई भी हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं ले सकते, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो नहीं है, ठीक है। फिर रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है? इंडेमनिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इसके अंदर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूं तो वो है सॉल्वेंसी जो रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे जो रेशियोज वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, जो IRDAI बोलता है, तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है एक बार। साथ में अलग अलग टाइप के जो इंश्योरेंस है, हेल्थ, ग्रुप, पेंशन, और इसके अंदर भी जो जो इंटरमीडिएट काम कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो ब्रोकर्स वगैरह, बैंक का इंश्योरेंस है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो IFSC के रेगुलेशंस हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, उसके अंदर भी बेसिक्स एंड मॉनेटरी लिमिट, साथ ही साथ IRDAI के 6 मंथ्स के सर्कुलर कम आते हैं यहाँ पे, तो कवरेज कम ही रहेगा। जो स्कीम्स आ रखे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है IRDAI की वेबसाइट, साथ में IRDAI में जो इंश्योरेंस सेक्टर के क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको पढ़ के जाना है। अगला आता है पेंशन सेक्टर। अगर मैं बात करूं जो सबसे लेटेस्ट और सबसे कम डेटा वाला है तो वो पेंशन सेक्टर ही है, और इसके बारे में हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, चाहे वो PFRD का एग्जाम हो, चाहे वो NPS का एग्जामिनेशन हो, तो कहीं ना कहीं इसकी कवरेज बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर कितना है, पेनिट्रेशन वगैरह कितना है, कितने लोगों को पेंशन सिक्योर्ड है, कितना नहीं है। अच्छा, आज के टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जिनको NPS नेशनल पेंशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उनको पुराना जो पेमेंट सिस्टम था, जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान वगैरह होते हैं, उसके बेसिस पे कुछ पेंशन वगैरह दी जाएगी। इसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है, एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा। जो भी नई चर्चा चल रही होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। साथ में PFRDA का एक्ट है, उसको आपका बेसिक्स पढ़ के जाना है। साथ ही साथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट का जो एक्ट है ना, EPF का जो एक्ट है, अब वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा पैसा अगर अभी पेंशन का किसी के पास है तो वो EPFO के पास है। तो कहीं ना कहीं पेंशन सेक्टर के लिए EPFO भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे फंक्शन करता है, EPF में क्या पेमेंट्स वगैरह, वो बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम रिटायरमेंट स्कीम की बात करें, डिफाइंड बेनिफिट प्लान होते हैं, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान होते हैं, अलग अलग आपके पास एनुटीज परचेज करने का ऑप्शन है आजकल, पैसा इकट्ठा दे दो, धीरे धीरे देते रहो, आपको मंथली कुछ पैसा मिलता रहेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वेबसाइट रेफर करेंगे। आर्किटेक्चर, कितने इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, कस्टोडियन कौन बना हुआ है, कस्टोडियन कौन सा बैंक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। PFRDA की रेगुलेशन, NPS को रेगुलेट करता है PFRDA। अब इसमें एग्जिट वगैरह कैसे करना है, इसके बारे में PFRDA रेगुलेशन लेकर आता है। तो NPS के रिस्पेक्ट में जो PFRDA की रेगुलेशन है वो पढ़नी है आपको। साथ में FAQs के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लाई गई है। इसके अंदर जो स्कीम डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जो चेंजेस वगैरह करे गए हैं, अगर कोई टैक्स की पेमेंट वगैरह करता है तो वो अटल पेंशन योजना में एनरोल नहीं कर सकता, ये चेंजेस आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में अटल पेंशन योजना के ऊपर भी जो FAQs है ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको PFRDA की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। साथ में एनुटी प्लान्स जो अलग अलग टाइप के, डेफर्ड एनुटी, फिक्स्ड एनुटी, लाइफ एनुटी क्या होते हैं, ऐसे अगर आप NPS को पढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर पेमेंट्स करी जाती है आपका रिटायरमेंट के बाद, तो आपको लाइफ एनुटी परचेज करनी पड़ती है, मैंडेटरी है। लाइफ एनुटी का मतलब क्या है कि आप वो एनुटी को परचेज करेंगे जिसमें आपको आपकी लाइफ की एंड तक पेमेंट होगी, आप पैसे को पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, पूरा पैसा आप देकर आएंगे और जब तक आपकी लाइफ एंड नहीं होती वो पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा, आपको बस मंथली मंथली पेमेंट्स मिलते रहेंगे जिससे आप अपना गुजारा करते रहें, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको आप कैपिटल मार्केट में भी पढ़ सकते हैं, इजी है। उसके बाद IFSC की कोई रेगुलेशन है पेंशन सेक्टर में तो उसकी भी बेसिक्स एंड उसकी मॉनेटरी लिमिट्स। साथ में अगर मिसलेनियस बात करें तो PFRD के सर्कुलर्स, PFRD एंड NPS की वेबसाइट, साथ में PFRD एंड NPS ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेंशन सेक्टर के, और साथ में फाइनेंस के भी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतनी कवरेज कर सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा तो है, बट मेरे को लगता है कि इनफ टाइम है आपके पास इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन करने के लिए। और अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, किसी चीज के अंदर कुछ डिटेल्ड अगर मेरे को बातें करनी होंगी तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। साथ ही साथ वो बात आप मत भूलना जिसके अंदर मैंने बोला है कि आपको अलग अलग
जो भी इंस्टीट्यूट है जो फिर आंसर की प्रोवाइड करता है अलग अलग एग्जामिनेशन की, वो आपको जरूर कमेंट करना है। इस वीडियो के कमेंट में हम उसको एक अच्छा तरीका देंगे लोगों को वो PYQs को कवर करने का। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर आपको कोर्स को रेफर करना है तो CA raman luthra classes.com पे आप जा सकते हैं। आपको IFSCA का पेपर 2 का कोर्स मिल जाएगा 1999 के अंदर। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा बाय बाय।